हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो आपके लिए मैं लाई हूँ वो है आपकी क्लास 12th की बुक अंतराल भाग 2 का दूसरा अध्याय के एमसीक्यूज। दूसरा अध्याय हमारा है आरोहण। इस पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो है वो सब कुछ अपना घर छोड़कर चला जाता है और 11 साल बाद वो वापस आता है। तो उसी के आने का यहाँ पे वर्णन हमने देखा था। तो ये जो पार्ट लिखा गया है ये एक यात्रा वृत्तांत था। इस पार्ट की हमने समरी भी समझी थी और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देखे हैं। अब इसी पार्ट के हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास में है वो क्या दिया है, आरोहण किसके द्वारा रचित है। ये जो आरोहण यात्रा वृत्तांत जो पाठ है ये किसने लिखा है, कौन लिख रहा है इसको। प्रेमचंद, संजीव, निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे संजीव जी, कि उन्होंने इस पूरे यात्रा वृत्तांत को हमारे सामने रखा है। अब हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था। इन लोगों को कहां पर उतारा गया था, कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे इनको ड्रॉप किया गया था। नागलोई के स्टॉप पर, देवकुंड के स्टॉप पे, मकंदपुर के स्टॉप पर या आजादगंज के स्टॉप पर। तो उन्हें उतारा कहां पर था, देवकुंड के स्टॉप से। यहां से अभी उनको काफी आगे जाना था। आगे जाके करीबन 10 किलोमीटर इनको आगे जाते और थोड़ा सा और ऊपर चढ़ाई करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर तब रूप सिंह अपने गांव पर पहुंचता। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था। जैसे कि हमने इस पार्ट में ही बताया था कि एक छोटा बच्चा अपना घर वगैरह छोड़कर चला गया था। तो वो छोटा बच्चा कौन था, रूप सिंह था। और रूप सिंह कितने साल बाद आया था, 5 साल बाद, 1.5 साल बाद, 11 साल बाद या 2.5 साल बाद। तो वो वापस आया था 11 साल बाद। 11 जब वो भागा था उसके 11 साल बाद वो अपने गांव वापस आया था। अब है क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, पर्वतारोहण के क्षेत्र में किसका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। जब भी हम पाठ परिचय पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप कोई पाठ पढ़ेंगे, कोई भी पाठ के एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं, तो आपको पूरा सब कुछ जो बुक में दिया है वो सब कुछ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। लेखक परिचय, पाठ के अंदर से कोई एक डायलॉग ही बोला जा रहा है तो वही पूछ लिया जाएगा किसने किससे बोला। तो ये हमको पता होना चाहिए किसने किससे बोला। तो यहाँ पर जैसे दिया है तो ये हमारा कहाँ पर है, पाठ परिचय में है। बचेंद्री पाल, संतोष यादव, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बचेंद्री पाल और संतोष यादव इन दोनों के ही नाम पर्वतारोहण के क्षेत्र में इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर उपरोक्त दोनों है। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 में 2 सही जवाब है। तो आपको दोनों ही पता है। अगर एक भी ऑप्शन में आता है तो आप उसे भी टिक लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर खत्म हुआ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में क्या है, रूप सिंह के गांव का क्या नाम था। रूप सिंह जहां रहता था उस गांव का नाम क्या था, बरवाला, जलोई, विजयपुर या माही। तो रूप सिंह जहां रहता था उस गांव का नाम क्या था, माही। माही गांव में वो रहता था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, झिझक, अपनत्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी। ये सब भावनाएं रूप सिंह के अंदर क्यों आ रही थी, क्या कारण था इसका। क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि किसी ने उससे पूछा कि वह इन 11 साल उसने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा। कि मतलब 11 साल वो अपने गांव से अलग रहा था और 11 साल बाद आया था, क्योंकि वो गया तो वहां से गांव से भाग के था। तो अब अगर उसने किसी से पूछ लिया तो क्या होगा फिर, क्योंकि वह अपने गांव 11 साल बाद लौटा था, क्योंकि जब उसने गांव छोड़ा था तब वह छोटा था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये झिझक, अपनत्व और लाज की भावना जो रूप सिंह के लिए आ रही थी वो कारण क्या था, क्योंकि उसे लगा था यदि कोई उससे पूछेगा कि 11 साल तक तुमने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7।
7 में क्या है, फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया? ये रूप सिंह ने ये कथन क्यों बोला था, क्या कारण था? क्योंकि वह एक साधारण आदमी था, क्योंकि वह उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था तथा वह आईएएस ट्रेनी भी था, क्योंकि वह रूप सिंह का दोस्त था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कारण था कि उसने ये बात रूप सिंह ने बोली थी? क्या? क्योंकि वह उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था और एक आईएएस ट्रेनी भी था, तो तभी इसी वजह से रूप सिंह ने ये बात बोली थी। अब है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, माही किस गांव से पहले पड़ने वाला गांव था? मतलब माही गांव से के बाद कौन सा गांव आता? ये होता किस गांव से पहले पड़ने वाला गांव था? बघवाली, सरगी, मौली या हरिपुर? तो कहां पर कौन सा गांव पड़ता? सरगी। सरगी जो था, माही सरगी गांव से पहले पड़ने वाला गांव था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लेखक ने महीप का कहानी में किस प्रकार वर्णन किया? लेखक जो है हमारे, उसमें महीप का वर्णन वो किस प्रकार से उन्होंने इस कहानी में किया है? एक शहरी क्षेत्र के रहने वाला व्यक्ति के बारे में, उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और स्लेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र के बालक के रूप में, एक गरीब बालक के रूप में, इनमें से तो महीप का उन्होंने जिन शब्दों से उल्लेख किया है वो क्या है? उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सिलेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र के बालक के रूप में, इन शब्दों के साथ उन्होंने महीप का वर्णन किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, इस पंक्ति की तुलना किस जानवर से की गई है? कौन सा जानवर है जिससे ये बात की गई? मतलब धूप की जो है यानी कि उजले रंग की पट्टियां हैं, फिर श्याम यानी शाम की गाढ़ी धारीदार है, तो ये बोला गया है, तो ये किस जानवर के लिए बोला जा रहा है बात? बाघ के लिए, लकड़बग्घा के लिए, तेंदुए के लिए या धारीदार खरों वालों के लिए? तो यहां पर क्या है, ये धारीदार खरों वालों के लिए ये बात बोली गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, शाप की मारी अभागिन डैश, लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है? किस नदी का नाम यहां पर आएगा? कौन सी नदी की बात करिए? सुपिन नदी, क्या है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या अलकनंदा नदी? तो सही क्या है, सुपिन नदी के बारे में बात की है उन्होंने। क्या? शाप की मारी अभागिन सुपिन नदी। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या दिया है, ज्यादा चोट तो नहीं लगी भुइला, इस कथन से भूप सिंह के किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? जब ज्यादा चोट कैसे लुढ़क गया था तो उसने बोला था कि भाई लाख ज्यादा चोट तो नहीं लगी, तो इससे भूप सिंह की क्या चारित्रिक चीज हमारे सामने निकल कर आती है? स्नेहशील, परिश्रमी, आत्मविश्वासी या धैर्यशील? तो इस बात से भी बताता है स्नेहशील, कि उसे किस तरीके से अपने भाई से प्रेम था, ये बात सामने आती है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, रूप सिंह के इलाके में आखिरी गांव का क्या नाम था? जो रूप सिंह का इलाका था उसमें आखिरी गांव कौन सा था? भगवानपुर, शिकारपुर, सुरगी या जसौरा? तो सही क्या नाम है? सुरगी। सुरगी जो है उस एरिया का आखिरी गांव था। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता? यह कथन रूप सिंह ने किसके लिए कहा है? ये बात वो किसके लिए बोल रहा है? महीप के लिए, शेखर कपूर के लिए, भूप सिंह के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो उसने ये बात महीप के लिए बोली, क्योंकि महीप बहुत छोटा बच्चा था और वो घोड़ों को लेकर चल रहा था जिसके ऊपर रूप सिंह बैठा हुआ था। तो ये बात रूप सिंह ने महीप के लिए बोली थी। वो रूप सिंह ये नहीं जानता था कि महीप उसी का भतीजा है, लेकिन महीप ये चीज समझ चुका था।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? रूप सिंह और शेखर कपूर महीप के रोजगार के बारे में चर्चा क्यों कर रहे थे? वो दोनों आपस में इस बारे में क्यों चर्चा कर रहे थे? क्योंकि वह ऊंचे ऊंचे पद पर था, इसलिए। क्योंकि उसकी उम्र कच्ची थी और वह घोड़े वाला धंधा करता था जो जोखिम भरा था। यानी कि उम्र छोटी थी और वो काम कर रहा था, इसलिए उसके बारे में बात करते। क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कारण क्या था रूप सिंह और शेखर कपूर के बीच बात करने का? कारण था क्योंकि उनकी उम्र कच्ची थी और वह घोड़े वाला जैसा धंधा कर रहा था जो बहुत ही डेंजरस था। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या है? 102 गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर, है ना, 2 गोरे, ठीक है, आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। यहां किन 2 अजनबियों की बात करी जा रही थी? 2 गोरे, यानी कि दो गोरे गोरे लोग आए थे, तो गांव के सभी लोग बाहर निकलकर उनको देखने के लिए आ गए थे। तो यहां पर उन 2 गोरे, कौन 2 गोरे थे? शेखर और महीप, रूप और महीप, भूप और रूप, रूप और शेखर। तो यहां पर रूप सिंह और शेखर जो हैं 2 गोरे व्यक्ति थे जो गांव के अंदर आ गए थे, जिनको देखने के लिए सभी गांव वाले बाहर आ गए थे। क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या है? कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता कौन थे? भाई दोनों भाई थे ये। तो इन दोनों के पिता का क्या नाम था? शुक्ल सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह या बलबीर सिंह? तो पिता का क्या नाम था? राम सिंह। भूप सिंह और रूप सिंह के पिता का नाम था राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, रूप सिंह की इलाके की क्षेत्रीय भाषा निम्न में से कौन थी? तो रूप सिंह जिस इलाके था उस क्षेत्र की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा बोली जाती थी? गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली या मलयाली? तो क्या थी? उस एरिया में बोली जाती थी गढ़वाली, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र से था, तो गढ़वाली उस क्षेत्रीय भाषा थी वहां की। क्वेश्चन नंबर है 19 में क्या है? बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। यह कथन क्यों कहा गया है? तो ये कथन बोला गया है कि बूढ़ा त्रिलोक सिंह जो है इस बात को अभी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे रूप सिंह और शेखर कपूर अजनबी लग रहे थे, इसलिए। क्योंकि यह यकीन नहीं कर पा रहा था कि रूप सिंह 11 साल बाद वापस लौट आया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्चा जो यहां से भाग के गया था 11 साल बाद अपने गांव में वापस आया है। क्योंकि उसने पहली बार आने गांव के किन्हीं शहरी लोगों को देखा था। उसने पहली बार गांव में किसी शहरी व्यक्ति को देखा था, या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोक सिंह की क्या कारण था इतना आत्मीयता पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर, पूरी बात को मतलब उसको अपना नहीं पा रहा था रूप सिंह को? कारण क्या था? उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि रूप सिंह 11 साल बाद गांव में वापस आया था। इस चीज का उसको यकीन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसको, रूप सिंह को, वो पूरी तरीके से अपना नहीं पा रहा था। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्या है? त्रिलोक सिंह द्वारा पर्वतारोहण संस्थान के बारे में पूछने पर रूप सिंह गड़बड़ा क्यों गया? जब त्रिलोक सिंह ने उससे पर्वतारोहण के बारे में पूछा तो रूप सिंह इतना गड़बड़ा क्यों रहा था? क्यों नहीं वो चीजें साफ साफ बता पा रहा था? कारण क्या था? क्योंकि वह उन्हें बताने में झिझक रहा था कि उसने 11 साल पर्वतारोहण किया। भाई ये पर्वतारोहण का काम भाई गढ़वाल इलाके के लोग तो नॉर्मली ऐसे कर लेते थे, अब इसके लिए भी वो ट्रेनिंग, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग दे रहा था, तो ये बात वो कहने में झिझक रहा था। पर्वतारोहण गांव वालों के लिए कुछ नया व्यवसाय नहीं था। भाई गांव वालों के लिए तो रूटीन का काम था, भाई वो चढ़ते ही रहते, तो उनके लिए ये कोई नया व्यवसाय नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था कि इनको हम क्या बताएं। क्योंकि गांव वालों के लिए पर्वतारोहण उनकी आम जिंदगी का हिस्सा था, यानी कि उनका रेगुलर रूटीन होने के कारण। उपरोक्त सभी, तो यहां पर उपरोक्त ये सभी कारण थे, इसीलिए त्रिलोक सिंह द्वारा पर्वतारोहण संस्थान के पूछने पर रूप सिंह जो है वो थोड़ा गड़बड़ा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे। यही सब कारण थे। अब है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? महीप किसका पुत्र था? महीप की जो बात हो रही है वो पुत्र किसका था? भूप सिंह और शैला का, रूप सिंह और शैला का, राम सिंह का या त्रिलोक सिंह का? तो वो पुत्र था भूप सिंह और शैला का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है?
जा चढ़ जा इस मयाल पर, बूढ़े त्रिलोक की यह बात सुनकर रूप सिंह परेशान क्यों हो गया। ये बात जब त्रिलोक सिंह ने पूछी तो बोली तो रूप सिंह इतना परेशान क्यों हुआ था, क्या कारण था। क्योंकि उसे चढ़ाई नहीं आती थी इसलिए वो परेशान हुआ, क्योंकि उसे पर्वतारोहण के लिए पत्थर, रस्सी, खूंटी, कुल्हाड़ी जैसे औजारों की जरूरत पड़ती है जो उसके पास उस वक्त नहीं थे। भाई पर्वतारोहण का जो लोग काम करते हैं उनके पास ये सारे बहुत सारी चीजें औजार होते हैं, लेकिन जो लोग उसी एरिया में रह रहे हैं वो तो फट से चढ़ जाते हैं। तो इसलिए वो परेशान हुआ था, क्योंकि वह पहाड़ की ऊंचाई देखकर डर गया। उसने देखा था कि पहाड़ इतना ऊंचा है, तो ये देखकर वो डर गया था। इनमें से कोई नहीं। तो क्यों उसने वो देख के जब उसे त्रिलोक सिंह ने बोला तो क्यों रूप सिंह इतना जो है डर गया था, परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पास पर्वतारोहण के लिए पत्थर, रस्सी, खूंटी, कुल्हाड़ी जैसे औजारों की जरूरत पड़ती है जो उसके पास उस वक्त नहीं थे, इसीलिए वो परेशान हो गया था। क्वेश्चन नंबर है 23। क्या इस यात्रा वृत्तांत में भूप दादा का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया। ये जो यात्रा वृत्तांत हम पढ़ रहे हैं इसमें किस तरह का चित्रण किया गया है भूप सिंह का। आत्मविश्वासी, परिश्रमी, चुस्तीले और फुर्तीले या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भूप सिंह की ये सभी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। उसकी जितनी विशेषताएं हैं वो सभी बताई गई हैं, जितनी आत्मविश्वासी, परिश्रमी, चुस्तीले, फुर्तीले सभी कुछ है। क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या दिया है। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया। भाई रूप सिंह जो है उसने पहाड़ चढ़ना सीखा था, जबकि भूप सिंह तो वहीं रहता था, वहीं पे पला बला था और बहुत आसानी से चढ़ता वगैरह था। तो इन क्या कारण था कि इतना सब करने के बाद भी रूप सिंह के सामने बौना पड़ गया, उसकी मतलब वो अपनी प्रतिभाएं नहीं दिखा पा रहा था। कारण क्या था, क्योंकि रूप सिंह भूप सिंह से छोटा था, इसलिए क्योंकि रूप सिंह 11 साल तक समतल स्थान पर रहा था तथा उसके पास उसके संसाधन भी नहीं थे। संसाधन मतलब जो उसके औजार होते पर्वतारोहण के, वो इसलिए भूप सिंह के लिए पहाड़ चढ़ना रोज का काम था और भूप सिंह के में रूप सिंह से अधिक धैर्य और आत्मविश्वास था। या खा और गा सही। तो सही क्या है, ये दोनों वाले, यानी कि खा और गा दोनों ही सही। एक तो उसके पास वो समतल एरिया में 11 साल समतल एरिया में रहकर चढ़ाई करना एक अलग बात हो जाती है, और औजारों के साथ चढ़ना, जबकि भूप सिंह क्या है उसका रूटीन का काम था, वो बिना किसी औजार के ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बिल्कुल दौड़ के चढ़ जाता था, और धैर्य था, सब चीजें थी, उसके पास ज्यादा अनुभव था। तो इसलिए खा और गा दोनों ही यहां पर सही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, बनमानुस थे या रोबोट थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। लेखक ने भूप सिंह के लिए ये लाइंस क्यों बोली हैं, क्या कारण था बोलने का। क्योंकि जिस अंदाज में वह अपनी मांसपेशियों और अंगों का उपयोग करके ताकत और कुशलता के साथ चढ़ाई कर रहे थे, वह उनके लिए हैरत की बात थी। कि लेखक ने जब देखा कि भूप सिंह इतनी चुस्ती के साथ ऐसे बढ़िया से चढ़ रहे हैं, तो ये बात बोली थी उन्होंने। क्योंकि भूप दादा सांप और छिपकली के समान दिखते थे, मतलब वो देखने में ऐसे लगते थे सांप और छिपकली के समान, क्योंकि भूप दादा के अंदर जानवरों के समान शक्तियां थी, कि जानवर जैसे शक्तिमान होते हैं वैसी शक्तियां उनके अंदर थी, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक ने ये बात उनके लिए क्यों लिखी है, क्योंकि ये जिस अंदाज में वो मांसपेशियों और अंगों का उपयोग करके ताकत और कुशलता के साथ चढ़ाई कर रहे थे, वह उनके लिए हैरत की बात थी। कितनी चुस्ती और फुर्ती के साथ वो ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। भूप सिंह को हिमांग पहाड़ पर आकर क्यों बसना पड़ा था। भूप सिंह क्यों सब कुछ छोड़ के हिमांग पहाड़ पे आके बस गया था। बाढ़ आने के कारण, मलबे में उसके मकान, खेत, माँ बाप सब धंस जाने के कारण, अधिक बर्फबारी होने के कारण, कि खा और गा दोनों सही है। तो सही क्या है यहाँ पर, खा और गा दोनों सही है। हुआ क्या था, भूस्खलन हुआ था जिसमें मलबे में उसका पूरा परिवार सब कोई दब गए थे, कुछ नहीं, घर कुछ नहीं बचा था, और ज़्यादा बर्फबारी भी हो गई थी। इस कारण वहाँ पे सब कुछ सही करके फिर से रहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो कहाँ जाके बस गए थे, हिमांग पहाड़ पर जाकर बस गए थे। क्वेश्चन नंबर है 27 में क्या है। वही पहाड़ कब्र बन गया सबका।
भूप दादा ने ऐसा क्यों कहा? भूप दादा ने ये वक्तव्य क्यों बोला? वही पहाड़ कब्र बन गया सबका, क्योंकि बर्फबारी के कारण उनका मकान, खेत, माँ बाप सब धंस गए थे। बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी जिससे वहां भूस्खलन हो गया था। ठीक है, तो एवलांच जिसको हम बोलते हैं, एवलांच पहाड़ जो है, बर्फ का पहाड़ गिर जाता तो उसको एवलांच बोलते हैं। तो उसमें उनका सब कुछ धंस गया था, जिस कारण क्या हुआ, उन्होंने ये वक्तव्य बोला। 10-10 किलोमीटर तक धसाव हुए थे, ये कारण था। अधिक तबाही हुई थी, रास्ते बदल गए थे, नदियां बदल गई थी। तो ये बात क्यों बोला? वही पहाड़ कब्र बन गया सबका, क्यों? क्योंकि ये सभी कुछ हुआ था। तो यानी कि उपरोक्त सभी सारी चीजें हुई थी, इसीलिए भूप सिंह ने ये बात बोली थी। क्वेश्चन नंबर है 28 में क्या है? झरने को मोड़ने में भूप सिंह को किसने सहायता की थी? भाई खेत तो उन्होंने बना लिए थे, लेकिन पानी वहां तक नहीं आता था। तो भूप सिंह ने झरने का पानी जो है वो खेत तक लाने के लिए, तो झरने का पानी वहां तक लाने के लिए भूप सिंह की मदद करी किसने थी? रूप सिंह ने, शेखर ने, गांव वालों ने, या शैला ने? तो उसकी मदद किसने करी थी? शैला ने, उसकी पत्नी शैला ने इसके लिए मदद, और तभी जो है ना उनकी खेती बाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? आरोहण कहानी में स्त्रियों की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है? जो आरोहण कहानी हमने पढ़ी, इसमें स्त्री तो जो एक थी वो शैला के बारे में बताया गया। तो शैला की कैसी स्थिति यहाँ पर प्रस्तुत हुई है? दैन्य स्थिति है, सरल जीवन शैली है, परिश्रमी या तथा अनपढ़ है, या उपरोक्त सभी है? तो यहाँ पर क्या बताया गया है? ये उपरोक्त सभी जो है बात है। आरोहण कहानी में स्त्रियों की छवि ऐसी ही प्रस्तुत करी गई है, मतलब दैन्य स्थिति है, थोड़ा सरल जीवन शैली भी है, और परिश्रमी तथा अनपढ़ भी है। क्वेश्चन नंबर है 30 में क्या है? शैला के सुपिन में कूद कर आत्महत्या करने का क्या कारण था? शैला ने आत्महत्या कर ली थी सुपिन नदी में कूदकर, तो उसने क्यों आत्महत्या करी थी, क्या कारण था? भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंह द्वारा किसी और से शादी कर लेना, शैला की दैन्य स्थिति होने के कारण भूप सिंह द्वारा शैला पर अत्याचार करना, या इनमें से कोई नहीं? शैला की उम्र हो गई थी तो अब वो खेती में उतनी मदद नहीं कर पाती थी, तो सही कारण था भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंह जो है वो दूसरी शादी कर लेता है। इससे वो बहुत आहत होती है और सुपिन नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। क्वेश्चन नंबर है 31 में क्या है? रूप सिंह को पर्वतारोहण संस्थान में कितनी तनख्वाह मिलती थी? उसको सैलरी कितनी मिलती थी रूप सिंह को? 4,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, या इनमें से कोई नहीं? तो उसको सैलरी मिलती थी कितनी? 4,000 रुपए। हर माह 4,000 रुपए मिलती थी, किसमें? पर्वतारोहण में संस्थान में काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 32 में क्या है? महीप ने भूप सिंह का घर क्यों छोड़ दिया था? महीप यानी कि उसके बेटे ने भूप सिंह का घर क्यों छोड़ा था? क्योंकि वह घोड़ों के धंधे में मेहनत मजदूरी करना चाहता था, क्योंकि वह भी रूप सिंह की तरह पर्वतारोहण संस्थान जाना चाहता था। वो कहाँ जाना चाहता था? रूप सिंह की तरह पर्वतारोहण संस्थान, क्योंकि वह अपनी माँ की मृत्यु का गुनहगार भूप सिंह को मानता था कि जब शैला ने सुपिन नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी तो वो इसका गुनहगार किसको मानता था? भूप सिंह को, क्योंकि भूप सिंह ने दूसरी शादी करी थी इसलिए उसने आत्महत्या करी थी, इसलिए महीप ने घर छोड़ा था, या इनमें से कोई नहीं? तो सही कारण क्या है? क्योंकि वह अपनी माँ की मृत्यु का गुनहगार भूप सिंह को मानता था, इसीलिए उसने घर को छोड़ दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? आरोहण निम्न में से क्या है? अब इसी का एक क्वेश्चन और होता है, आरोहण किस विधा में लिखा गया है? तो ये निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, उपन्यास है? तो ये जो हमने पाठ पढ़ा ये क्या है? ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि यात्रा के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ वो सब चीजें लिखी हैं यहाँ पर। अब है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है? भूप दादा जिस पहाड़ पर रहते थे उसका क्या नाम था? भूप दादा का घर जहां पर जिस पहाड़ पर पड़ा था उस पहाड़ का नाम क्या था? आबू, देलवाड़ा, हिमांग, या लेहोत्से? तो जो जहां पर रह रहे थे उसका नाम था हिमांग। उस पहाड़ पर उन्होंने अपना घर बनाया था जब उनका सब कुछ तबाह हो गया था, माँ बाप भी मर गए थे, सब पूरा घर चला गया था।
क्वेश्चन नंबर है 35। 35 क्या है? रूप सिंह पहाड़ के रोए किसे कहता था? रूप सिंह जो है वो पहाड़ के रोए, रोए होते हैं ना जो बाल होते हैं हमारे शरीर पे, उसी तरह के रोए होते हो, तो पहाड़ के रोए किसको बोलता था? अशोक के पेड़ को, देवदार के पेड़ को, शीशम के पेड़ को, या सेब के पेड़ के? तो रूप सिंह जो है वो देवदार के पेड़ को पहाड़ के रोए बोलता था कि जो भाई पेड़, देवदार के पेड़ बहुत होते हैं पहाड़ में, तो उनको क्या बोलता था कि ये पहाड़ के रोए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है? आरोहण कहानी का सारांश क्या है? ये जो पूरी कहानी पढ़ी इसका क्या मतलब एंड में निकलता है? इसको हम छोटा सा लिखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे इसको? पर्वतीय परिवेश, वहां के लोगों की संस्कृति को दर्शाया गया है इसमें। पर्वतीय प्रदेशों की सुंदरता को दर्शाया गया है। पर्वतीय प्रदेशों की जीवन संघर्ष और प्राकृतिक परिवेश की भावनाओं को दिखाया गया है। इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है? पर्वतीय प्रदेश के लोगों का जीवन कैसा संघर्षमय होता है और प्राकृतिक आपदाएं किस तरीके से उनके जीवन में आके उनका सब कुछ बदल देती हैं, ये सभी कुछ इस पाठ में हमारे सामने रखा गया है कि भाई सब कुछ कि जैसे आपदाएं आती हैं तो जाहिर सी बात है बहुत नुकसान होता है, जान माल सबका नुकसान होता है, तो वो सब भावनाएं कैसे लोगों की आहत होती रहती, क्या होता रहता है, ये सभी कुछ इसमें बताया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या है? त्रिलोक सिंह कौन था? जो त्रिलोक सिंह बात कर रहा था ये था कौन? शैला का पिता, गांव का बूढ़ा आदमी, रूप सिंह का दोस्त, या महीप का दादा? तो यहाँ पे जो त्रिलोक सिंह था ये गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति था। भाई रूप सिंह, इसलिए रूप सिंह को पहचान गया था, बचपन में उनसे मिला था, जब बताया तो क्योंकि वो पहले से था, महीप नहीं पहचान पाया क्योंकि महीप कभी मिला ही नहीं था। मगर त्रिलोक सिंह बहुत बूढ़े थे, वहां उस गांव में रहते थे, इसलिए रूप सिंह को पहले पहचान गए थे। त्रिलोक सिंह कौन थे? गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति था। अब है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है? कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है? बिजली, पानी और ईंधन की समस्या का, शिक्षा की समस्या का, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का, या उपरोक्त सभी का? तो जो पर्वत में जो लोग रहते हैं उन्हें इन सभी चीज़ों की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी बिजली, पानी और ईंधन ठीक से अवेलेबल नहीं रहता, शिक्षा भी, भाई बहुत दूर दूर स्कूल होते हैं, लोगों के लिए जाना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्वास्थ्य सेवाएं भी, भाई हॉस्पिटल भी बहुत पास पास नहीं होते। तो इन सब चीज़ों का सामना पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। अब है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या दिया है? कहानी में शैला के चरित्र चित्रण की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? शैला का जो चरित्र कहा गया उसकी क्या विशेषताएं? शैला के चरित्र का, परिश्रमी है, सरल जीवन शैली व्यतीत करने वाली महिलाएं, मतलब सरल जीवन व्यतीत करिए, सिंपल, ज्यादा जोश वो नहीं है, अपने हक के लिए लड़ने वाली है, का और खा सही है। तो यहां पर क्या है? का और खा सही है, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ी नहीं थी, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, इस गम में वो कूद जाती है, लेकिन इसके लिए लड़ती नहीं है वो। तो सही क्या है? का और खा सही है, अर्थात वो परिश्रमी है, सरल जीवन व्यतीत करने वाली महिला है। ये का और खा हमारा यहां पर दोनों सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या दिया है? संजीव जी ने प्रस्तुत पाठ में किसका प्रयोग किया है? अब उन्होंने जो ये पाठ लिखा है तो उसमें प्रयोग क्या क्या किया है? आंचलिक शब्दों का, यानी कि एक क्षेत्र विशेष के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेशों की बोली बताई है कि जो वहां पर जो वाक्य बोले जा रहे हैं, बोलियां जो बोली जाती है उसका इस्तेमाल किया है, मुहावरों का किया है, उपरोक्त तो सभी किया है। तो हमने अगर पाठ पढ़ा है तो हमें ऐसी चीज़ समझ में आएंगी कि क्षेत्र विशेष की बोली भी है, पर्वतीय बोली और वहाँ के वाक्य भी दिए हैं, और मुहावरे भी इसमें काफ़ी अच्छे से यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपरोक्त सभी चीज़ों का इस्तेमाल संजीव जी ने इस पाठ में किया हुआ है, सभी कुछ है इसके अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या दिया है? रूप सिंह को देव कुंड में उतरने के बाद किस दिक्कत का सामना करना पड़ा? यानी कि जब वो वहां देवकुंड में उतरा तो उसे क्या समस्या सबसे सामने आई थी, ये जो अब उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी कि अब क्या करा जाए।
क्या था वो? वह घर का रास्ता भूल गया था, यानी कि देखो में उतर तो क्या, अब इसके आगे उसके घर का क्या रास्ता था वो भूल चुका था। गांव तक कोई पक्की सड़क नहीं थी, कि बस स्टॉप से लेकर गांव तक जाने के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी। वह शेखर को अपने घर कैसे ले जाता, यानी कि अब उसका घर, वो गरीब था, सब था उसका, तो अब उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी, शहर का रहने वाला, इसको मैं अपने घर कैसे लेकर जाऊं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम क्या हुआ था, जब उतरा था रूप सिंह देवकुंड के स्टॉप पे, तो उसको किस समस्या का सामना करना पड़ा था? वो समस्या थी कि गांव तक अभी तक कोई भी पक्की सड़क नहीं बनी थी। अब पक्की सड़क ना होने के कारण पहाड़ों में चलने में दिक्कत आती है। अब चूंकि वो इतने साल से बाहर था, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी ही आएगी, तो वो दिक्कत उसको बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है? खतो किताबत से क्या तात्पर्य है? अब एक शब्द इस्तेमाल किया गया, खतो किताबत, इसका क्या मतलब होता है? खत लिखना, पत्र व्यवहार करना, उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खतो किताबत का होता है मतलब कि हम जब पत्र व्यवहार करते हैं, पत्राचार करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे को पत्र लिखना, हाल चाल लेना, ये सब चीज़ें, तो ये कहलाता है हमारा खतो किताबत। तो ये उपरोक्त दोनों ही हैं, खत लिखना या पत्र व्यवहार करना, ये दोनों ही इसके अंतर्गत आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या है? खासम खास से तात्पर्य क्या है? खासम खास शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो क्या मतलब होता है, उसका क्या होता है? अति विशिष्ट, अंतरंग, उपरोक्त दोनों या अस्पष्ट। तो खासम खास का तात्पर्य होता है अति विशिष्ट या अंतरंग, दोनों ही। तो यहाँ क्या आएगा? उपरोक्त दोनों, मतलब जो हमारे बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, या आप रिलेटिव्स ले लो, फ्रेंड्स ले लो, कोई फ्रेंड आपका बहुत ज़्यादा आपके खास है, मतलब आप उसको सब कुछ शेयर करते हो, बहुत ही नज़दीक है, तो वो क्या हो गया? आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिसे आप बोलते हो। तो क्या हो, उसको सही बोले, सही लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या है? खासम खास दोस्त है, ऐसे बोला जाएगा। तो वो क्या है? क्लोज फ्रेंड मतलब खासम खास। तो अब वो रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर वो क्या कहलाएगा? खासम खास। इसलिए अति विशिष्ट, अंतरंग जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। 44 है, संभ्रांत से क्या तात्पर्य? संभ्रांत शब्द का क्या मतलब होता है? कुलीन, खानदानी, रईस या उपरोक्त सभी। तो यहां पर क्या है? उपरोक्त सभी। कहने का मतलब है जो बहुत ही लोग होते हैं, बहुत खानदानी, जैसे राजे रजवाड़े से चले आते हैं, बहुत रईस होते हैं, अच्छा खासा पैसा होता है जिनके पास में, बड़े बड़े परिवार से लोग आते हैं, तो वो क्या होते हैं? उनको बोला जाता है संभ्रांत परिवार से आना, यानी कि वो बहुत ही रईस हैं, खानदानी लोग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। 45 में है, गफलत। गफलत का क्या अर्थ होता है? गलत फहमी, असावधानी, उपरोक्त दोनों या एक प्रकार का फल। तो यहां पर गफलत का मतलब है कोई गलत फहमी, असावधानी या उपरोक्त दोनों, जिसको हम लोग गफलत बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, कोई हमें कुछ गलत समझ में आ गया, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे गफलत का मतलब क्या है? कोई हमें गलतफहमी हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर हैं। अगर इसका कोई और मतलब भी निकलता है तो आपको मतलब समझ में आ गया कि क्या इसको बोलते हैं, कि किसी चीज़ को गलत समझना, एक तरीके से ये भी बोला जा सकता है गफलत का मतलब। तो ये दोनों आंसर हैं, लेकिन इसको किसी और भाषा में पूछा जाए तो आप उसे उस तरीके से, इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी समझा दिया कि मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब भी गफलत ही होता है। क्वेश्चन नंबर है 46। चंदोव क्या है? चंदोव, चंदोव क्या है? शामियाना, चादर, उपरोक्त दोनों या चंद्रमा की एक अवस्था। चंदोव, इसमें आप शामियाना, टेंट जानते हैं आप लोग, टेंट लगते हैं, कहीं जाएं, बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो टेंट लगाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका शादी ब्याह में आप देखते हैं तंबू कनात लगता है, तो वो भी क्या कहलाता है? चंदोव कहलाता है। तो यहाँ पर इसके कई मतलब निकल सकते हैं। टेंट आप बोल सकते हो, आपका अस्थाई घर जिसको हम बोलते हैं वो भी चंदोव में आता है। आपका क्या कहते हैं, जो जिसको हम बोलेंगे शादी में लगाया जाने वाला तंबू,
वो भी शामियाना ही कहलाता है। तो इसके कई अर्थ है, लेकिन जो आपका बुक में दिए हुए थे वो दोनों हम लेकर आए। तो यहाँ पर शामियाना या चादर दोनों ही कहलाते हैं, मगर आपको मैंने सही से मतलब बता दिया है। अगर इसका कोई और अभी अर्थ दिया जाता है तो उसे भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 क्या है? पहाड़ किसकी भांति पसरे हुए दिख रहे थे? अब क्या हुआ, देवकुंड से जब रूप सिंह उतरा तो आगे धीरे धीरे चला, तो आगे उसको पहाड़ किस तरीके से फैले हुए दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे वो? खूबसूरत श्रृंखला की भांति, डायनासोर की भांति, बर्फ की चादर की भांति, आदि काल के किसी जानवर की भांति। तो वो किस भांति दिख रहे थे? उसने क्या शब्द यूज किया है हमारे लेखक ने कि डायनासोर की भांति। अब डायनासोर की भांति उन्होंने क्यों ये चीज बोली थी? भाई डायनासोर की स्किन कैसी होती, खुरदरी सी, उबड़ खाबड़ सी, तो पहाड़ भी वैसे ही दिख रहे थे। हाँ, गाढ़े गाढ़े से, उबड़ खाबड़ से, कहीं बड़े कहीं छोटे, इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। तो इसीलिए इसको बोला क्या? डायनासोर की भांति फैले हुए दिखाई दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर है 48। 48 में क्या है? रूप सिंह किस महीने में अपने गांव पहुंचा था? वो कौन सा महीना था जिस महीने में वो पहुंचा था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जैसे कि पाठ में दिया हुआ है कि वो सितंबर का महीना था जब रूप सिंह जो है वो अपने गांव में पहुंचा था, क्योंकि ठंड हल्की हल्की अब शुरू हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या है? रूप सिंह जब गांव के अंदर दाखिल हुआ तो क्या बज रहा था? जब वो गांव के अंदर पहुंचा, जिसने नहीं पूछा, जब गांव 10 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने गांव पहुंचा था, सुबह उतरा था, शाम को उसको पहुंचने था, दोपहर तक हो गई थी, तो कितना समय बजा हुआ था? 2 बज रहा था, 3 बज रहा था, 4 बज रहा था या 5 बज रहा था? तो जिस समय रूप सिंह गांव के अंदर दाखिल हुआ उस समय 3 बज रहा था। क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या दिया है? दरियाफ्त का से क्या तात्पर्य? दरियाफ्त शब्द जो है इसका क्या मतलब होता है? जानकारी प्राप्त करना, पता लगाना, उपरोक्त दोनों, पानी में रहने वाला जंतु। तो यहां पर दरियाफ्त का तात्पर्य होता है कोई चीज की पड़ताल करना, यानी कि हमें अगर कोई चीज हम पता करें कि ये कैसे है, यानी कि जानकारी प्राप्त करना, पता लगाना, दोनों ही सही है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या, जानकारी एकत्र करना भी हो सकता है, किसी चीज का पता लगाना, कोई चीज है, कोई जानकारी प्राप्त करें, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पता करना। जैसे मान लीजिए हम किसी ऑफिस जाते हैं, आप जैसे बैंक गए, आपको बैंक में नहीं पता है कि हम कैसे पैसे जमा करें या हम कैसे पैसे निकालें या हमें कैसे अकाउंट खोलना है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप जानकारी प्राप्त करने के लिए और बैंक के किसी आदमी से बात करेंगे आप। तो वो क्या आप कर रहे हैं? आप दरियाफ्त कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अकाउंट खुलवाएं या किस तरीके से हम पैसे जमा करें या किस तरीके से पैसे निकालें। तो ये क्या होती है? जानकारी प्राप्त करना, यानी कि दरियाफ्त करना। तो इस तरीके से हमने अपने इस पाठ के 50 प्रश्न जो हैं वो हल किए और देखा, समझा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे हमसे, कैसे किए जाएंगे। तो आपको हम साफ तौर से ये चीज़ पहले भी कई बार कई चैप्टर्स में बता चुके हैं कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। तो अब अगर आप इसको समझना या पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना होगा हमारी चैनल पे। हमारा चैनल है magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। 100% फ्री एजुकेशन, इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। तो आप क्लास 12th में हैं तो आपने यहाँ पे क्लास 12th पे क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट सामने होंगे। तो अब ये हमारी किस बुक का है? ये है हमारी अंतराल बुक का। तो ये हमारा अंतराल भाग 2 का बना है। यहाँ पर हम वॉच नाउ जहाँ लिखा है इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्या आप देखेंगे यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब ये हमारा पाठ संख्या 2 है, आरोहण। आरोहण पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उसके अंदर जो हमने टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो आपके सामने होंगे। तो जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपनी सभी डाउट्स को दूर करिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।